हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेवल है, यानी जो भी तक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, वो भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका नेक्स्ट लेवल यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के ही बेसिस पे कुछ ऐसे रियल लाइफ के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा। उन वैल्यूज़ को हम हाइट एंड डिस्टेंस का नाम देते हैं, यानी कि एक मेनली टॉपिक होगा हाइट और डिस्टेंसेस। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा, लेकिन कैसे? कुछ रियल एग्जांपल्स होंगे, कुछ रियल क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस में हमें हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करना होगा और उन्हीं सब टॉपिक्स को मिला करके, एक ही टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बेसिस पे जितना क्वेश्चन बनेगा उन सभी क्वेश्चंस को मिला के एक नाम दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे कैसे हम हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पर मेनली आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो एक स्टोरी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करें जो भी उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो ये एक एप्लीकेशन की तरह ही है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज या ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे उसके जो मेथड्स हैं उसके बेसिस पे कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो एप्लीकेशन के थ्रू आएगा। करेक्ट। तो इसी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंसेस के बारे में समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझेंगे कि क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को नाम देते हैं बिल्डिंग का। लेट बी की एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की एक साइड है और ये लाइन नहीं ड्रॉ करते। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है ए, ठीक है, कोई भी है, जो भी ए खड़ा है और ये आपकी बिल्डिंग है। इसको मैं बी सी का नाम देता हूँ, बी सी। और इस बिल्डिंग की हाइट हमें जाननी है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ये यहाँ पे जो भी पर्सन है उसी को पता करना है। अब ये पर्सन कैसे पता करेगा कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? ठीक, ये आपका पहला टास्क कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे पता करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे मालूम किया जाएगा। सेकंड नंबर कि ये जो ए पर्सन है ये इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस कितना है कैसे पता करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हो गया क्वेश्चन का फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा। ये पर्सन इस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है कैसे पता चलेगा, कोई क्लू कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक, दूसरी बात, ये पर्सन अगर इस बिल्डिंग की सबसे पीक पॉइंट यहाँ पर देखता है तो ये डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस आपकी दो तरह की, फर्स्ट एंड सेकंड, दो तरह की डिस्टेंस। एक तो यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस, ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस। दूसरी, ये व्यक्ति यहाँ इस पीक पॉइंट पर देख रहा है वो डिस्टेंस, यानी कि ये ए सी और ये ए बी कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है, मालूम नहीं है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी डॉटेड्स को ज्वाइन कर दूं तो ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, करेक्ट, जहाँ पे आपको ये बी वाला जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का मिलेगा। तो इस 90 के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्म होते हैं, यहाँ पे बनते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि 90 के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, ऐसा हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फिर ये जो दो एंगल होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप ये जो, अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग लेता हूँ तो आप इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसके साथ जाने वाले साइड को बेस कहते हैं, राइट। इस एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ये इतनी सब बातें जो हैं फॉर्म होती हैं। अब हमें जानना क्या है, हमें जानना है इस पर्सन की इस बिल्डिंग से डिस्टेंस, ठीक है। और ये पर्सन अगर ये ऊपर देख रहा है सी पॉइंट पर तो ए से सी तक की डिस्टेंस, ठीक है, दो तरह के डिस्टेंसेस आपको फाइंड करनी है। तो ये हो गया पहला कंडीशन, राइट। आप इस बिल्डिंग के प्लेस पर रियल लाइफ में किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, किसी मोनूमेंट्स का नाम दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, जो कि बहुत हाइट में लंबी हो और ये पर्सन यहाँ पे छोटा है, व्हाटएवर। किसी टावर को आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो इसकी जो कंडीशन है डिस्टेंस और हाइट फाइंड करने वाली, उसके बारे में देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है, कैसे फॉर्म होता है।
तो ये जो आप यहाँ पे एक्यूट एंगल देख रहे हैं, ये दोनों एंगल, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। और इस एक्यूट एंगल को अगर बातें देख लीजिए, ये दोनों एक्यूट एंगल, इसकी बात तो मैं नहीं करता हूँ, इसको हटा देते हैं, ये एक्यूट एंगल हम नहीं लेंगे, हम लेंगे मेनली एंगल ए को, ठीक है, और इसको नाम देते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या, देखते जाइएगा, ये पहले तरह का एंगल है, इसकी तरह का दूसरा एंगल भी होगा, उसको भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो आप नीचे हॉरिजेंटल पथ पे बनाते हैं, ये आपका हॉरिजेंटल पथ, ये आपका वर्टिकली पथ, ठीक है, जिसको हम लोग हाइट कहेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा ये हाइट फाइंड करने वाला। दूसरा, ये जो आपका हॉरिजेंटल पथ है, ये सभी काम जो है वर्टिकल पथ और हॉरिजेंटल पथ ये लेट करके होगा कि इसकी डिस्टेंस हम लेट करेंगे और इसकी हाइट उसको भी लेट किया जाएगा। कुछ बातें जो हैं वो आपके क्वेश्चन में दी गई होंगी। अब जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनता है बेसिकली जो, तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग हमको ये हाइपोटेनियस वाली साइड या ये परपेंडिकुलर, ये बेस वाली साइड, तो मेनली आपको परपेंडिकुलर और बेस को ही देखना होता है, इन्हीं में से किसी साइड को फाइंड करना होता है, डिस्टेंस या नहीं तो हाइट। तभी मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो P/B जो है वो tan थीटा का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, tan थीटा इक्वल P/B। तो मेनली हम यही रेशियो लेते हैं tan थीटा, और इसकी हेल्प से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया होता है, या हमें ये दो साइडें दे दी जाएंगी और ये एंगल फाइंड करने के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा, या ये एंगल दिया जाएगा, एक साइड दी जाएगी, दूसरी साइड पूछी जा सकती है, हाइट दिया जाएगा, डिस्टेंस आपसे पूछेगा, या एंगल और डिस्टेंस दिया जाएगा, हाइट्स आपसे पूछी जा सकती है, या ये दोनों बातें दी गई रहेंगी आपसे, ये AC पूछा जा सकता है, करेक्ट। तो जब ये AC वाली कंडीशन पूछी जाएगी तो P/H आप दिखा सकते हैं, तो आप साइन थीटा ले सकते हैं। और अगर बेस और हाइपोटेनियस, अगर बेस ही सिर्फ दिया है, डिस्टेंस दिया है और हाइपोटेनियस आपसे पूछा तो B/H यानी कि आप कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो जो कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉस थीटा इक्वल B/H और साइन थीटा इक्वल P/H। तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मेनली जो यूजेस होता है वो होता है tan थीटा इक्वल P/B का। तो यहाँ जो एंगल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग वही हमारा क्या होता है, थीटा होता है, और उसके अकॉर्डिंग P/B हम लेते हैं। और एंगल दिया रहेगा, P दिया रहेगा तो B आपको फाइंड करना होगा, या B दिया होगा, एंगल दिया होगा तो P आपको फाइंड करना हो सकता है। हाइपोटेनियस के लिए स्पेशल कंडीशन में बता दी कि अगर हाइपोटेनियस आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में सिर्फ एंगल और बेस दिया है तो आप कॉस थीटा यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ परपेंडिकुलर और एंगल दिया हुआ है तो आप P/H यानी कि साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल P/H। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू जो भी चीज़ें हैं वो डन हो रही हैं, और हाइट्स एंड डिस्टेंसेज आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली। इतनी बात समझ में आ रही है। tan थीटा मेनली कह सकते हैं या कॉमनली कह सकते हैं, इसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं tan थीटा इक्वल P/B को, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमको ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसे दिखाता हूँ मैं। एंगल ऑफ डिप्रेशंस, अब ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन, देख लीजिएगा। ये AC जो चीज़ है, मैं इसको हटाता हूँ, ये एंगल यहाँ पे आपका नहीं दिया रहेगा, ये यहाँ से हटा दीजिए इसको, यहाँ पे एंगल दिया रहेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, आपको जो ये AB साइड है इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करनी होगी C पॉइंट से होते हुए, ठीक है, C पॉइंट से। और यहाँ जो एंगल बनता है, इस ट्राइंगल के अंदर कुछ नहीं बन रहा है, C पॉइंट पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे भी आप थीटा में दिखा सकते हैं, XYZ में दिखा सकते हैं, किसी भी तरह से। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तब आपके लिए मुश्किल आ जाएंगी। तब आप सोचेंगे सर तब हम P और B कैसे इसमें सर्च करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन इसमें परपेंडिकुलर है, कौन इसमें बेस है, कौन इसमें हाइपोटेनियस है, कैसे मालूम करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या लॉजिक है, क्या मेथड है, कुछ भी जो भी है वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा तो। करेक्ट। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा था तो आप इसके अकॉर्डिंग सभी कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि उसमें tan थीटा इक्वल P अपॉन B, sin थीटा इक्वल P अपॉन H, cos थीटा इक्वल B अपॉन H, ये सब बातें वहाँ पे थी। इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज़ बनती हैं, रेशियोज बनते हैं, वो आप फाइंड कर चुके थे और उसके अकॉर्डिंग ही आपने एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड कर लिया। समझ में आ गया आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कि हाइट्स और डिस्टेंसेज P और B जो भी कुछ उसमें एब्सेंट होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा के रेशियो के अकॉर्डिंग, cos थीटा के रेशियो के अकॉर्डिंग, sin थीटा के रेशियो के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे ज़्यादातर tan थीटा यूज़ करना पड़ेगा, ये बहुत ही कम यूज़ करना पड़ेगा। ये चूँकि अगले क्लासेस में जब भी जाएंगे जहाँ पर भी क्लास 11th में 12th में या कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको sin थीटा cos थीटा पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ ये जानना जरूरी है। ये टॉपिक जब चल रहा है तो इसमें ये बातें समझ लेनी ज़रूरी हैं। अब जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया है इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं AB और ये AC, तो इसमें ये जो AC जो लाइन है मैंने आपको बताया कि ये लाइन पैरेलल होगी AB की, ये कहाँ जा रही है उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, बट ये पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल है तभी यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और जब कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम ले जाएगा तब आप समझेंगे सीधे यहीं पे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। कहाँ पे? तो सबसे ऊपर जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसका बिल्कुल अपोजिट एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है उसका बिल्कुल अपोजिट एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका उल्टा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। मेनली ये बात है। तो जब ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगी तो आप सीधे समझ जाएंगे कि ये जो पैरेलल लाइन है और ये लाइन जो आती है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल लाइंस के बीच में इसके किसी पॉइंट को दूसरे साइड के पॉइंट्स को मीट कराने वाली लाइन जो होती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ये जरूरी नहीं कि ये टेढ़ी लाइन ही हो, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। करेक्ट है। बट अभी यहाँ पे ये टेढ़ी है। इसी तरह से आप पढ़े हैं ट्राइंगल्स में या जो भी लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट में, पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में कि पैरेलल लाइंस है तो उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है। तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं और उन एंगल्स के अकॉर्डिंग कुछ थियरम्स बनते हैं। उन थियरम्स में से एक थियरम ये है कि इस ट्रांसवर्सल लाइन पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, अल्टरनेट क्या है कि ये जो एंगल है ये इसी साइड के अपोजिट साइड के एकदम लास्ट में जो बनता है, यानी कि यहाँ एक बना है तो ये एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो एंगल है ये इस साइड के, आप जो भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में है सर, तो इसी साइड के लास्ट कॉर्नर पे और राइट साइड में जो एंगल पड़ेगा वो उसके इक्वल होता है। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे आप क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये, ठीक है, तो ये इसके इक्वल, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। अब जब कभी आपके सामने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाएगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो आप उसको सीधे से बहुत ही सिंपल तरीके से जो यहाँ दिया गया होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, व्हाटएवर जो भी एंगल दिया होगा उतना ही एंगल आप सीधे यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। और जब यहाँ पुट कर लेंगे तो आपको हर एक चीज़ सीधे एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग डन करनी है। ठीक है, यानी अब जब यहाँ पे थीटा पुट कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये BC हो जाएगा, बेस आपका AB हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपकी AC हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल दिखाएंगे, इक्वल होता है वो, क्योंकि जब ये AB के पैरेलल ये लाइन बन जाएगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मेशन हो जाएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन पर ही बनते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या हो गया? इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो जाएगा तो फिर उसके बाद सभी प्रोसेस आप एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह करेंगे और फिर आप हाइट और डिस्टेंस जो भी उसमें फाइंड करना होगा, हाइट दिया गया होगा तो डिस्टेंस पूछ रहा होगा, डिस्टेंस दिया होगा तो हाइट वहाँ पे पूछी जा रही होगी। हाइट मतलब परपेंडिकुलर लेंथ, डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हाइट जो होती है वो वर्टिकल पथ पे होती है और वो परपेंडिकुलर है,
ठीक है, वर्टिकल भी आप कह सकते हैं उसको, और डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल पथ पे होती है और बेस वाली कंडीशन होती है। तो उसमें से दोनों में से किसी एक को फाइंड करने के बारे में बात की जा सकती है क्वेश्चन में, और उसको आपको इस तरह से फाइंड करना होगा tan थीटा के रेशियो के अकॉर्डिंग, राइट, क्योंकि tan थीटा इक्वल ही P/B होता है। ये तो समझ में आ रहा है। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा। तो अभी तक तो मैं ये सब थिएट्रिकली जैसे है, जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब इसके बेसिस पे, एंगल ऑफ एलिवेशन के बेसिस पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बेसिस पे एग्जाम्पल्स जो हैं उसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग दिया गया होगा। और उसको जब अप्लाइंग की कंडीशन आप समझ जाएंगे कैसे वो अप्लाई हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और ध्यान रहे आपको कि क्वेश्चन जो होंगे वो रियल लाइफ से मैटर करते हुए वहाँ पे होंगे, प्रॉब्लम्स की तरह होंगे, स्टोरी टाइप होंगे, और उसको आपको फॉर्म करना होगा विद द पिक्चर। और पिक्चर जब बनाएंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो चीज़ें समझनी होंगी स्टोरी के अकॉर्डिंग। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में सीधे सीधे नाम जो है लिख कर देते हैं कि वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और बहुत सारे क्वेश्चन में ये लिख के नहीं देता है, वहाँ पे स्टोरीज दी गई होती है और स्टोरी के अकॉर्डिंग समझना होता है। हो सकता है कि ये कहा जाए कि बिल्डिंग के ऊपर कोई पर्सन है वो नीचे देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग के ऊपर कोई पर्सन है, यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई है, वो नीचे की तरफ कुछ रखा हुआ है, जो भी है, व्हीकल है, कार है, जो भी है, उसको वो देख रहा है। तो वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जब पूछा जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग एंगल बन रहा है, ये कहा जाएगा कि सी पॉइंट पे जो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग एंगल बन रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ क्या बन रहा है? डिप्रेशन। जब ये बात कही जाएगी कि कोई व्यक्ति ए पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो ए पॉइंट पे है और यहाँ से वो देख रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, वो देख रहा है इस सी पॉइंट पर कोई चीज़ रखी गई है, या इस पीक पॉइंट को देख रहा है, टावर के पीक पॉइंट को या बिल्डिंग के पीक पॉइंट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तब क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तब कहा जा रहा है कि एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है उस पर्सन के पास से, जब वो बिल्डिंग के ऊपरी पॉइंट को देख रहा है, तो तब वहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पे बन रहा है। लेकिन जब वही बात इस बिल्डिंग के ऊपर से या इस टावर के ऊपर से, जो भी उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी स्टोरी दी गई होगी कि टावर है या कोई बिल्डिंग है, उसमें कोई पर्सन है वहाँ पे, ठीक है, या कोई पैरासूट वहाँ पे उड़ रहा है, वहाँ पे कोई व्यक्ति है वो देख रहा है नीचे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ पे बनना है। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की स्टोरी जो है एक्सरसाइज में दी जा सकती है। बोर्ड एग्जाम्स में हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकते हैं, जहाँ पर सीधे सीधे उस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत ही ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन होगा जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन लिख के दे दिया जाए या एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख करके दे दिया जाए। बट यहाँ पे क्या होगा कि स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें समझना होगा कि वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो जब नीचे से देखने की बात की जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से देखने की बात की जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि दोनों कंडीशंस में एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां भी दिया गया होगा तो उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेम टू सेम उसको लेट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हाइट और डिस्टेंस को मेजर करेंगे, और जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका रेशियो है tan थीटा के अकॉर्डिंग, तो आप उसको पुट करेंगे और फिर जो भी उस क्वेश्चन में फाइंड करने के बारे में पूछा जाएगा, हाइट को या डिस्टेंस को, आप उसे फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बट स्टोरीज में उसको जब डेकोरेट करना होगा उसके सॉल्यूशन में, तो आप उसको कुछ उस तरह से ही पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर बनाने के अकॉर्डिंग उसको दिखाएंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। भले ही आप एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा करके फिर उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में शो कर रहे हैं, वो अलग की बात है, बट दिखाना आपको पड़ेगा, शो करना होगा, राइट है। तो ये मेनली कॉन्सेप्ट था हाइट एंड डिस्टेंसेस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग, इस पर बेस्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल समझेंगे, ताकि ये कैसे अप्लाई हो रहा है ये कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो आपको समझ में आ जाए, वो पूरी की पूरी बात क्या हो जाए आपको समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो। एग्जांपल एंगल ऑफ एलिवेशन के बेसिस पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बता ही दिया मैंने कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो उसका अपोजिट होता है और इक्वल भी, ठीक है। तो जो भी डिप्रेशन दिया होगा उसको एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिलहाल ये जो एग्जांपल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बेस पर है, और इस क्वेश्चन में उसका नाम भी लिखा रहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि अ टावर, इस क्वेश्चन में अ टावर स्टैंड वर्टिकली, वर्टिकली स्टैंड है, तो ये हो गया आपका टावर, ठीक है।
बी और सी, करेक्ट। और अब अगली स्टोरी इसमें दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा स्टोरी में, उस स्टोरी को हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग पिक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। पिक्चर अगर आपका ड्रॉ हो गया और वो अगर पिक्चर आपका सही सही है तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजिली तरीके से कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, वो पॉइंट क्या है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। मैं वो ले रहा हूँ कि ये वो पॉइंट है ए। फिर कह रहा है कि विच इज़ 15 मीटर अवे, जो कि 15 मीटर दूर है, किससे, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से। तो टावर का फुट आपका ये है, ठीक है, और यहाँ से 15 मीटर की डिस्टेंस पर है वो पॉइंट, 15 मीटर। यानी कि अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही ईजिली तरीके से कि ये 15 मीटर जो है वो डिस्टेंस है, इस टावर की डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, ठीक है, या इस पॉइंट की डिस्टेंस है इस टावर से, जो भी आप कहना चाहें। अब इतना समझ में आ गया कि 15 मीटर डिस्टेंस कितना अच्छे से दिया हुआ है, ये बातें आपको इससे पिक आउट करनी है। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बात आपकी दी गई है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर यानी इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे यहाँ पे, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्या फाउंड किया गया है कि वो 60 डिग्री है। यानी आप इस ए से इस सी को ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या है, 60 डिग्री, यानी ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड करना है आपको क्या, लेंथ ऑफ द टावर, टावर की लेंथ। तो टावर की लेंथ क्या होगी, ये वर्टिकली जो कहा जा रहा है कि वो वर्टिकली स्टैंड है, तो यही आपका वर्टिकली टावर है, परपेंडिकुलर, क्या कह सकते हैं आप इसको, परपेंडिकुलर, और इसी की लेंथ को वो पूछ रहा है। तो लेट कर लेंगे हम लोग कि इसकी लेंथ क्या है, x है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट बी लेंथ ऑफ टावर इज x मीटर। कितना है, x मीटर है। तो टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूला क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जब आपसे ये x पूछ रहा है और x क्या है, p है, परपेंडिकुलर है, 15 जो दिया है ये क्या है आपका बेस है, तो p और b का रिलेशन क्या होता है, p और b का रिलेशन tan थीटा होता है, और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा आपका दिया गया है 60 डिग्री, थीटा है आपका 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल p की वैल्यू x और b की वैल्यू 15, और tan 60 की वैल्यू √3 कितनी होती है, √3 इक्वल x अपॉन 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिनोमिनेटर 1, तो x इक्वल कितना मिल जाएगा, 15√3 मीटर। और ये x क्या है आपका, x है टावर की लेंथ, लेंथ ऑफ टावर इज x मीटर। कितना है, x मीटर है, यही हमने यहाँ पे लेट किया था। आप उसको चाहे तो BC नाम लेकर के भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नो प्रॉब्लम। मैंने थोड़ा सा अपने लिए इजी, समझने के लिए इजी, कहने में इजी, उसके लिए मैंने यहाँ पे उसको x लेट किया। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, सुनने में, कहने में भी, लिखने में भी, तो इसलिए x उसको लेट कर लिएगा। BC आप लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। ये एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। इसके बेसिस पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है और बनाए जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा, स्टोरीज को और कॉम्प्लिकेट किया जाएगा ताकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। बट पैटर्न जो है आपका ऐसे ही रहना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने फाइंड किया तो आपको टावर की लेंथ मिली 15√3 मीटर। स्टोरीज आपकी ये दी गई थी, स्टोरीज से पिक आउट करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है। पिक्चर अगर आपका करेक्ट है तो सॉल्यूशन भी आपका करेक्ट होना तय है। उसमें रेशियोज़ के बारे में मैंने बताया दिया कि आपसे अगर P और B के बारे में से पूछा जाता है तो आप वहाँ पे tan थीटा यूज़ करेंगे। आपसे वहाँ पे अगर इस हाइपोटेनियस के बारे में पूछा जाता है, हाइपोटेनियस के बारे में,
तो आप वहाँ सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या गया है क्वेश्चन में, P दिया है या B दिया है। अगर P दिया गया हो तो P और H का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। अगर B दिया है तो B और H का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा। तब आप यहाँ पे टेन थीटा ना लिख करके कॉस थीटा लिखेंगे। जब P और H दिया होगा तो साइन थीटा लिख करके आप सॉल्व करेंगे। एंगल आपका वैसे ही रहना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन रहेगा तो यहाँ पे डिप्रेशन जो भी कंडीशन दिखाई जाएगी, डिप्रेशन जो भी एंगल होगा उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सीधी सी सारी बात जो भी है वो एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ही होगी। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।